पैथोफिजियोलॉजी हो या मैनेजमेंट, हाइपोवॉलेमिक शॉक एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको प्रीलोड, स्ट्रोक वॉल्यूम और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का रिलेशन समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और आप हार्ट रेट शूट अप हो रहा है। क्या ये सिर्फ वीकनेस है या पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा रहा है? आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे वॉल्यूम लॉस लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। शॉक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी टिश्यूज को नहीं मिल पाता है। सो सिंपल वर्ड्स में, हाइपोवॉलेमिक शॉक एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जहां सीवियर ब्लड या फ्लूइड लॉस की वजह से हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता कि बॉडी फंक्शंस मेंटेन हो सके। ये सिर्फ एक खून की कमी नहीं है, इट इज अ परफ्यूजन फेलियर जो अगर मिनट्स में आइडेंटिफाई ना हो तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक में सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड का, वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके कॉजेस के बारे में हम देखते हैं। तो इसके दो कॉजेस हो सकते हैं। पहला है हेमरेजिक कॉजेस और दूसरा है नॉन हेमरेजिक कॉजेस। हेमरेजिक कॉजेस जहां पर क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम किन किन वजहों से हो सकता है? तो पहला है पोस्टपार्टम हेमरेज। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो लेडी का डिलीवरी हुआ और डिलीवरी होने के बाद में बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो गया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद होने वाला हेमरेज। इसके अलावा अपर जीआई ब्लीड हो सकता है। किसी भी प्रकार का अपर जीआई ब्लीड हो सकता है, अल्सर की वजह से हो सकता है या वेरिसेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा। किसी इंजरी की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो हेमरेजिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। अगर ब्रेन में किसी आर्टरी में एन्यूरिज्म हो और वो बर्स्ट हो जाए तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट नॉन हेमरेजिक कॉजेस। नॉन हेमरेजिक में डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम का डिक्रीज होना। कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? ड्यू टू सीवियर वॉमिटिंग, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो गया है, डायरिया हो गया है पेशेंट को, पेशेंट बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रहा है, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, या पेशेंट बार बार यूरिन कर रहा है और बहुत ज्यादा यूरिन की कंडीशन को बोलते हैं डाययूरेसिस। इसके अलावा बर्न के पेशेंट के अंदर नॉन हेमरेजिक शॉक देखने को मिलता है जिसके अंदर फ्लूइड का लॉस होता है। और इसके अलावा थर्ड स्पेसिंग ऑफ फ्लूइड। अब ये थर्ड स्पेसिंग क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, यानी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो नॉन फंक्शनल एरिया में, नॉन फंक्शनल एरियाज के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां पर ये बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो इंट्रावेस्कुलरली या ब्लड वेसल्स के अंदर रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिसके अंदर ये सारा फ्लूइड शिफ्ट होकर कहां चला जाता है, बाहर निकल जाता है और नॉन फंक्शनल एरियाज में चला जाता है। जैसे कहां कहां जा सकता है? ये जा सकता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस वो स्पेस होता है जो सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है, वहां पर जो फ्लूइड होता है वहां पर इकट्ठा हो सकता है और उस कंडीशन में इडीमा कॉज कर सकता है। दूसरा, बॉडी कैविटी के अंदर जा सकता है, किसी भी बॉडी कैविटी के अंदर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एब्डोमेन में चला जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को एसाइटिस। अगर ये लंग्स की लाइनिंग में चला जाए, लाइनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की लाइनिंग में चला जाए तो इसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, बॉडी के सर्कुलेटरी वॉल्यूम का लॉस हो रहा है। जो सेल्स है और जो वेस्कुलर एरिया है बॉडी का, उसके अंदर से जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होकर कहा जा रहा है, नॉन फंक्शनल एरियाज में जा रहा है जहां पर उनका कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट, हम हाइपोवॉलेमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी डिजीज प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स या बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। वो समझने के बाद हम बहुत ही आसानी से पैथोफिजियोलॉजी हाइपोवॉलेमिक शॉक की या शॉक की पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। ये पूरी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को मीट करने के लिए जरूरी होता है। जितना कार्डियक आउटपुट जितना नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी के टिश्यूज को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
तो सेल की डेथ हो सकती है, सेल हाइपोक्सिया हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो जब हम बात करेंगे कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो ये कार्डियक आउटपुट के बारे में समझना भी जरूरी है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपका हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को हम एक फॉर्मूला से देखते हैं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब यहाँ पर हमको ये 2 पॉइंट भी समझने पड़ेंगे। हार्ट रेट हम सबको पता है कि हमारी हार्ट की रेट, यानी हार्ट कितनी बार 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, दैट इज हार्ट रेट। ठीक है, तो 72 बार हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में धड़कता है नॉर्मल। बात करें हम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको ऐसे फॉर्मूला में डाल के देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट यानी 1 मिनट में कितना हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बार में नॉर्मली 70 to 80 ml हार्ट ब्लड पंप कर लेता है, और हार्ट रेट तो 72 बार हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है। तो टोटल 1 मिनट में हमारा हार्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट ब्लड जो है वो पंप कर देगा। तो आपको समझ में आया, कार्डियक आउटपुट का मतलब है पूरे 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। कार्डियक आउटपुट को हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एक सिंगल बीट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो एक सिंगल बीट में 70 to 80 ml पंप करता है। और कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट होती है नॉर्मल 72 लेकर चलते हैं, तो 72 इंटू 70, तो कार्डियक आउटपुट हो गया 5 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप कर देता है। अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीजों पर डिपेंड करता है, यानी एक स्ट्रोक में, एक बीट में कितना हार्ट पंप करेगा ब्लड, वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ये 3 चीजें कौन सी है? फर्स्ट है प्रीलोड, सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और तीसरा है आफ्टर लोड। प्रीलोड का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर कितना ब्लड गया हार्ट के अंदर इनटू हार्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है हार्ट कितनी जोर से स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, तो पावर ऑफ हार्ट मसल्स की कितनी ताकत लग रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और आफ्टर लोड का मतलब होता है कि हार्ट जो ब्लड वापस बाहर निकाल रहा है, तो बाहर निकालने में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, हार्ट को कितनी रुकावट आ रही है, दैट इज आफ्टर लोड। तो पहले हम समझते हैं प्रीलोड को। प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड वो स्ट्रेच है जो वेंट्रिकल्स की मसल्स पर पड़ता है जब उसके अंदर हार्ट में ब्लड आता है। यहां पर इस डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है, इधर से ब्लड आया, ठीक है, ये ब्लड कौन सा होता है? वेन से जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो यानी वेन से जो ब्लड आ रहा है, यानी क्या बोलेंगे उसको? वीनस रिटर्न, यानी वेन्स जो है वो कितना ब्लड हार्ट में लेकर आ रही है। ठीक है, अब ये सिस्टोलिक फेज के बाद में डायस्टोलिक फेज में होता है। डायस्टोलिक फेज यानी जब हार्ट रेस्टिंग पीरियड में होता है। रेस्टिंग पीरियड में हार्ट क्या करता है? अपने आप को फिल करता है ब्लड से। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हार्ट में ब्लड जो है वो फिल होना स्टार्ट होगा। तो ये होता है डायस्टोलिक फेज में। और डायस्टोलिक फेज जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब तक इस हार्ट के अंदर जितना वॉल्यूम बचता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी डायस्टोल कंप्लीट होने के बाद में या एंड तक जितना वॉल्यूम हार्ट के अंदर भर जाता है ब्लड, उसे बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर ईडीवी। ठीक है, अब ये इसके अंदर हार्ट में सारा ब्लड भर गया। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या करेगा? ये ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल्स की मसल्स के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर देगा, स्ट्रेच करेगा इसको, क्योंकि इसके अंदर हार्ट में ब्लड भर रहा है तो ये फूलेगा। मान लो एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर आप पानी भर रहे हो तो वो गुब्बारा खींचेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्लड अंदर आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी इसके अंदर स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, इसे एक लॉ का नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा ब्लड अंदर आएगा उतना ही ज्यादा हार्ट स्ट्रेच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रबर बैंड की तरह। ठीक है, इसलिए हम कभी भी अगर हमको प्रीलोड बढ़ाना होता है तो प्रीलोड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड हार्ट के अंदर आए और उतना ही ज्यादा इसके अंदर प्रीलोड बढ़े। ठीक है, अब समझते हैं आफ्टर लोड के बारे में। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हार्ट के जिसके खिलाफ मतलब हार्ट को लड़ना पड़ता है कि ब्लड को बाहर कैसे निकालें, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम आफ्टर लोड। तो अगर इसको इजी सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि हार्ट एक दरवाजा है, ठीक है, हार्ट के अंदर एक दरवाजा है जिससे हमको ब्लड बाहर निकालना है, लेकिन हार्ट को उस दरवाजे को खोलने के लिए जितना जोर लगाना पड़ रहा है, वो जो जोर लगाना पड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, या उनकी आर्टरीज जो है वो बहुत ज्यादा नैरो है, वैसोकंस्ट्रिक्शन है, तो ऐसे में आफ्टर लोड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो
बाद में वक्त के साथ हार्ट को थका देता है, हार्ट को वीक कर देता है। ठीक है, हार्ट की मसल्स जो है उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉज ले लेते हैं, जैसे हेमरेज। पेशेंट को क्या हुआ, हेमरेज हुआ, ब्लड लॉस हुआ। ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम का लॉस होगा। ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ तो हार्ट तक प्रॉपर ब्लड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्या होगा, डिक्रीज इन वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न जब डिक्रीज होगा तो प्रीलोड क्या होगा, प्रीलोड भी कम होगा। प्रीलोड कम होगा यानी कि हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली एफिशिएंटली ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से टिश्यूज के अंदर प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। और डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन की वजह से सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगा, सेल्यूलर हाइपोक्सिया। सेल्यूलर हाइपोक्सिया, और अल्टीमेटली पेशेंट किसमें चला जाएगा, शॉक में। तो ये हो गई हमारी पैथो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन और सिम्टम्स की। तो सबसे पहला साइन जो होता है शॉक में, दैट इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों होगा, यानी इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होगा, हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हार्ट के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है हार्ट। तो हार्ट उसे कंपेंसेट करने के लिए, टिश्यू परफ्यूजन को कंपेंसेट करने के लिए हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करने की कोशिश करेगा। तो मोर एंड मोर ब्लड को पंप करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा, हार्ट ज्यादा से ज्यादा बीट करेगा ताकि वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को बाहर निकाल सके, टिश्यूज तक लेकर जा सके। सेकंड क्या होगा यहाँ पर, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, यानी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि टैकीकार्डिया इज द फर्स्ट साइन ऑफ शॉक या फिर अर्ली साइन ऑफ शॉक। टैकीकार्डिया क्या है, अर्ली साइन ऑफ शॉक है। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेंशन की बात करते हैं। हमें पता है कि शॉक में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, क्यों कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम क्या है, ब्लड वॉल्यूम कम है। और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं आ पा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, इतना ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर नहीं आ पा रहा है कि जो ब्लड है वो बाहर निकल पाए। तीसरा कॉज है टैकीपनिया, यानी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यूज में प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, तो सेल्यूलर हाइपोक्सिया होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। और इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, लंग्स काम करना शुरू कर देंगे, कंपेंसेटरी एक्शन करेंगे और रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज दी रेस्पिरेटरी रेट। अब ऑर्गन्स तक प्रॉपर फ्लूइड नहीं जा पा रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट में होगा ओलिगूरिया, यानी डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। अब ये जो हाइपोटेंशन, टैकीपनिया और ओलिगूरिया है, ये तीनों क्या है, ये तीनों लेट साइंस है, लेट साइंस ऑफ शॉक। हम आगे पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ शॉक भी पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। हाइपोटेंशन, टैकीपनिया और ओलिगूरिया जो है लेट साइंस है शॉक के। ओलिगूरिया क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज्ड सर्क्यूलेटिंग वॉल्यूम। सर्क्यूलेटिंग वॉल्यूम जो है वो कम होने की वजह से ओलिगूरिया होता है। इसके अलावा अब बॉडी के सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो ब्रेन में भी नहीं होगा, तो ब्रेन में हाइपोक्सिया होगा। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट को कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सब होगा। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। नेक्स्ट, जब टिश्यूज के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, प्रॉपर फ्लो ब्लड का नहीं होगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड और पेल स्किन। पेशेंट की स्किन कोल्ड और पेल फील करेगी हमको। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन दो टाइप के अगर फ्लूइड लॉस है, हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक। हेमरेजिक है यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम आरबीसीज दे सकते हैं पेशेंट को, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, प्लेटलेट्स देंगे। ठीक है, इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, नर्सिंग इंटरवेंशन तो इसके अंदर टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करवाना है। ठीक है, आरबीसी चेक करना है, जिसके अंदर हम सीबीसी करेंगे, पेशेंट का सीबीसी चेक करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेन चीज ध्यान रखनी है, 2 नर्स वेरिफिकेशन करना होना जरूरी है। 2 नर्स वेरिफिकेशन, ब्लड बैग वगैरह चेक करना, अपनी टीम जो है जो उस पेशेंट के ऊपर काम कर रही है उससे डिस्कस करना जरूरी है कि हम पेशेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एनक्लेक्स जो देते हैं पेशेंट स्टूडेंट सॉरी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये पूछा जाता है 2 नर्स वेरिफिकेशन इसके अंदर जरूरी होता है कि यू लेट द टीम नो अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द पेशेंट, ओके। इसके अलावा फाइंड आउट कॉज ऑफ ब्लीडिंग, कॉज ऑफ ब्लीडिंग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेशेंट को कहीं पे ट्रॉमा वगैरह है क्या, अगर ट्रॉमा है तो उसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमको फाइंड आउट करना है कॉज ऑफ ब्लीडिंग। जीआई ब्लीड है, पेशेंट को जीआई ब्लीड है तो पेशेंट से हमें पूछना है पेशेंट को कोई स्टूल में ब्लीडिंग है क्या, पेशेंट को कुछ 5-6 दिनों से या उससे ज्यादा टाइम से मलीना के ज्यादा एपिसोड्स हैं क्या, ब्लैक टेरी स्टूल्स आ रहे हैं क्या पेशेंट को, तो ये सब पेशेंट को पूछना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट नॉन हेमरेजिक, नॉन हेमरेजिक यानी जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम लॉस होता है, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम लॉस तो दोनों में हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस होता है। तो फ्लूइड वॉल्यूम के लॉस में हमको सबसे पहले पता है, सबसे पहला इंटरवेंशन हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। और आईवी फ्लूइड्स हमेशा शॉक के अंदर, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कौन से आईवी फ्लूइड्स देते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड्स, हमेशा आइसोटोनिक फ्लूइड्स देते हैं जिसके अंदर NS 0.9% एंड रिंगर लैक्टेट। और बर्न का अगर पेशेंट है तो प्रायोरिटी ऑलवेज RL, हमेशा RL को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाता है, वेजोडाइलेशन की वजह से इसके अंदर हमको वेजोप्रेसर्स देने होते हैं, वेजोप्रेसर्स देते हैं, जैसे नोरेट का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना पड़ता है, वेजोप्रेसिन देना पड़ता है, ठीक है, ताकि ब्लड जो वेसल्स ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और ब्लड फ्लो जो है, ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ सके टिश्यूज की तरफ, ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद में नर्सिस का काम क्या है, हमारी तरफ से हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको चेक करना पड़ता है कि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पेशेंट का इंप्रूवमेंट चेक करना है। इंप्रूवमेंट चेक करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में अब नर्सिस क्या ऑब्जर्व करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है या पेशेंट की हालत और खराब हो रही है, तो वो हमें आगे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए नर्स क्या करेगी, परफ्यूजन चेक करना पड़ता है, परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन कैसे चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। कैपिलरी रिफिल टाइम हम क्या करेंगे, पेशेंट की फिंगर को पिंच करेंगे और पिंच करने के बाद में छोड़ देंगे। तो जब भी हम आप अपनी खुद की फिंगर को पिंच करके देखो, अगर आप पिंच करोगे तो जहां पर आपने पिंच किया है वो एरिया, वहां पर ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और वो एरिया व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस फिंगर को पिंच करके छोड़ दोगे तो तुरंत वहां पर ब्लड सप्लाई आ जाएगा और वो वापस से रेड हो जाएगा। तो ये जो टाइम है कि वो व्हाइट से फिर से रेड हो रहा है, वो टाइम जो है वो लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली लेस देन 3 सेकंड, कहीं कहीं पे लेस देन 2 सेकंड भी दे रखा है, ठीक है। लेस देन 3 सेकंड या लेस देन 2 सेकंड होना चाहिए। अगर वो नहीं है इसका मतलब प्रॉपर टिश्यूज के अंदर ब्लड फ्लो नहीं है, प्रॉपर परफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे। इसके अलावा स्किन चेक करेंगे, पेशेंट का स्किन का कलर चेक करेंगे, पेल है क्या स्किन का कलर, ठीक है, वो चेक करेंगे। इसके अलावा हम वाइटल साइंस चेक करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे इनिशियली, शुरुआत में एवरी 15 मिनट्स हम पेशेंट का वाइटल्स चेक करना है हमको, ठीक है। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को पोजीशनिंग क्या देंगे, तो हेड ऑफ द बेड लेस देन 30 डिग्री रखेंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे और पेशेंट का लेग्स जो है वो एलिवेट करेंगे, एलिवेट लेग्स ऑफ पेशेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स हार्ट जाए, टुवर्ड्स हार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेग्स को एलिवेट करेंगे। नेक्स्ट आईओ चार्ट मेंटेन करना होता है, आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे। आईओ चार्ट के अंदर क्या ध्यान रखना है हमको, 30 ml पर आवर, 30 ml पर आवर नॉर्मल ब्लड यूरिन आउटपुट होना चाहिए। पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 30 ml पर आवर। अब ये 30 ml पर आवर हर आवरली हम उससे यूरिन तो नहीं करवा सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर फॉलीज कैथेटराइजेशन, फॉलीज कैथेटर लगाना पड़ेगा और यूरिन बैग में चेक करना पड़ेगा एवरी आवर, ठीक है। यूरिन बैग से हम चेक करेंगे एवरी आवर की यूरिन आउटपुट कितना है पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट का न्यूरो स्टेटस चेक करते हैं, न्यूरो स्टेटस चेक करने के लिए पेशेंट का ग्लासगो कॉमा स्केल स्कोर निकालना पड़ेगा पेशेंट का, ठीक है। तो पेशेंट का जीसी स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमको जीसी स्कोर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक की। तो शॉक की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो होती है उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर हाइपोक्सिया होना स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर आपको कोई क्लिनिकल सिम्टम देखने को नहीं मिलता, नो क्लिनिकल सिम्टम। नेक्स्ट कंपेंसेटरी स्टेज। कंपेंसेटरी स्टेज क्या होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी जो भी हमारी टिश्यूज को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को जो भी कमी हो रही है, यानी ब्लड सप्लाई की, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो उन्हें कंपेंसेट करने के लिए
काम करती है हमारी बॉडी, उसे हम बोलते हैं कंपनसेटरी स्टेज। यहाँ पर बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट, तो उसके अंदर क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, टैकीपनिया होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, एंग्जाइटी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, माइल्ड एंग्जाइटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज यानी यहाँ पर जो शॉक है, शॉक की कंडीशन और ज्यादा बढ़ रही है, डिटेरियोरेट हो रही है और आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर हमको शॉक के लेट साइंस देखने को मिलेंगे, जैसे हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन एंड ओलिगुरिया। प्रोग्रेसिव स्टेज में हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन एंड ओलिगुरिया देखने को मिलेगा। ये तीनों क्या है, लेट साइन ऑफ शॉक है। और लास्ट में आती है इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज वो है जहां से हम पेशेंट को वापस नहीं ला सकते या फिर उसे वापस नॉर्मल स्टेज पर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके अंदर पेशेंट में ऑर्गन फेलियर हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये है स्टेजेस ऑफ शॉक। नेक्स्ट है ABCDE प्रोटोकॉल इन शॉक मैनेजमेंट। शॉक मैनेजमेंट के लिए ABCDE अप्रोच सबसे इफेक्टिव और सिस्टमेटिक तरीका है जो पेशेंट की लाइफ सेव करने में हेल्प करता है। इसका मेन मकसद ऑक्सीजन डिलीवरी को रिस्टोर करना और टिश्यू परफ्यूजन को बेहतर बनाना होता है। इसके अंदर सबसे पहले A फॉर एयरवे, यानी रास्ता साफ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करें कि एयरवे ओपन या सिक्योर है, ठीक है। तो शॉक में पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, जिससे टंग फॉल बैक हो सकती है और एयरवे ब्लॉक हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पेशेंट का हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट मैनुअल, अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा की कंडीशन में जॉ थ्रस्ट मैनुअल, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर इंट्यूबेशन, यानी पेशेंट का एयरवे हमको सिक्योर करना है। तो उसके लिए अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको निकालना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से या जॉ थ्रस्ट मेथड। जब ट्रॉमा है अगर पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट का एयरवे सिक्योर करना है सबसे पहले, और इंट्यूबेशन कंसीडर करना पड़ता है जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट B फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। शॉक में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए लंग्स का काम एक्सेलरेट करना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम 100% हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। 100% हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। किससे देंगे, वाया नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क जो आता है उससे 100% हाई फ्लो O2 देनी है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट को और SpO2 को मॉनिटर करना है, ठीक है। RR एंड SpO2 मॉनिटर करना है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि टारगेट SpO2 कितना होना चाहिए, टारगेट SpO2 मोर देन इक्वल टू 94% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन किस लिए, टू रिस्टोर परफ्यूजन, ठीक है। ये शॉक मैनेजमेंट का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। हमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है और ब्लीडिंग भी रोकनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IV एक्सेस लेंगे। नर्सेस की तरफ से बता रहा हूं मैं, नर्सेस इंटरवेंशन बता रहा हूं। IV एक्सेस लेंगे लार्ज बोर का, ठीक है, लार्ज बोर का IV एक्सेस लेना है, ठीक है। 14 गोज नहीं तो 16 गोज, ठीक है। और IV कैनुला लगाना है। फिर फ्लूइड रिसक्सिटेशन, फ्लूइड देना है, ठीक है। वार्म आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे इसके अंदर, आइसोटोनिक फ्लूइड्स देते हैं हम शॉक में हमेशा, ठीक है। बोलस में देंगे, ठीक है। हेमरेज कंट्रोल करना है, यानी ब्लीड कंट्रोल करना है। ब्लीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर देते हैं। डायरेक्ट प्रेशर देंगे उस ब्लीडिंग वाली जगह पर, ठीक है। या फिर हम टूर्निकेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, टूर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम वेजोप्रेसर आइनोट्रॉप्स देते हैं। आइनोट्रॉप्स ड्रग्स देंगे हम, ठीक है। आइनोट्रॉप्स जिसके अंदर डोपामीन, डोब्यूटामीन, नॉरेफ्रिन, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं, ताकि फ्लूइड से बीपी रिकवर हो जाए, ठीक है। अगर फ्लूइड से बीपी रिकवर नहीं होती है तो आइनोट्रॉप्स हमको देने पड़ते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर स्पेशली देते हैं आइनोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, GCS देखते हैं पेशेंट का, ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं। पेशेंट अलर्ट है कि नहीं है, वर्बल पेन और अनरेस्पॉन्सिव तो नहीं है, वो देखते हैं हम, ठीक है। GCS के अंदर AVPU देखते हैं। A फॉर अलर्ट, V फॉर वर्बल, बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, पेन का सेंसेशन है या नहीं है, और U फॉर अनरेस्पॉन्सिव, ये चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्यूपिल्स चेक करते हैं पेशेंट की, प्यूपिल्स चेक करते हैं कि प्यूपिल्स लाइट पे रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया और शॉक एक दूसरे को क्या करते हैं, मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स एक जैसे शो कर सकते हैं। तो हमको पहले ब्लड ग्लूकोज भी देखना होता है कि कहीं ब्लड ग्लूकोज कम, शुगर कम की वजह से तो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमको रूल आउट करना पड़ता है, हाइपोग्लाइसीमिया रूल आउट करना पड़ता है। ब्लड ग्लूकोज को चेक करते हैं टू रूल आउट हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट ई फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर, ठीक है, पूरा चेकअप करना है इसके अंदर पेशेंट का। एक्सपोजर का मतलब है पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन,
यहाँ पर पेशेंट का पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा। क्यों होता है? टू फाइंड आउट कॉज। शॉक का कॉज क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए। अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा में कहां पर कहां इंजरी हुई है, इंटरनल इंजरी हुई है या कोई रैश है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसका पता चल सके। ठीक है। इसके अंदर हाइपोथर्मिया, पेशेंट हाइपोथर्मिया हो जाता है पेशेंट को शॉक में, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उन्हें वार्म ब्लैंकेट्स देंगे, वार्म ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो लॉग रोल करते हैं, लकड़ी का गट्टर जैसे हम घुमाते हैं वैसे घुमाना है पेशेंट को। ठीक है। ट्रॉमा पेशेंट है ताकि उसकी बैक को चेक करने के लिए, ठीक है, उसकी बैक में इंजरी तो नहीं है। ठीक है। बैक की इंजरी को चेक करने के लिए कमर में, पीठ अगर हमको पेशेंट आया है और वो लेटा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे पीठ में से पीछे की तरफ से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो सीधा लेटा हुआ है और हम ऊपर ही चेक कर रहे हैं सब। तो पेशेंट को लॉग रोल करके और फिर बैक में कोई इंजरी तो नहीं है वो भी हमको चेक करनी पड़ती है, रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम देखें तो एयरवे हम चेक करते हैं पेटेंसी के लिए, ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन के लिए, सर्कुलेशन जो है वो परफ्यूजन चेक करने के लिए, डिसेबिलिटी ब्रेन फंक्शन चेक करने के लिए, और एक्सपोजर जो है वो हेड टू टो एग्जामिनेशन यानी फुल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं। और ये सब हमको विद इन 30 सेकंड करना होता है। ठीक है। 30 टू 60 सेकंड्स हमको करना होता है ये। ठीक है। क्योंकि ये इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए 30 टू 60 सेकंड्स के अंदर अंदर हमको ये पूरा असेसमेंट कर लेना होता है। ठीक है। और अगर हमको इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको जहां पर भी कोई कॉज मिलता है, जहां पर भी जिस भी असेसमेंट की स्टेज पर आपको कॉज मिलता है तो वहीं पर उसको ट्रीट करना है। ठीक है। अगर एयरवे में आपको कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है तो ये नहीं कि आपको नेक्स्ट ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी फिर चेक करने के लिए जाना है, नहीं। अगर यहां पर आपको कॉज फाइंड आउट हुआ, कॉज फाइंड आउट हो गया यहां पर, तो यहीं पर इसका मैनेजमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले जहां पर आपको कॉज फाइंड आउट हो गया है वहीं पर आपको उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है। शॉक जो है उसके मैनेजमेंट में गोल्डन आवर रहता है। गोल्डन आवर जो होता है उसके अंदर जल्दी से जल्दी सर्कुलेशन को एड्रेस करना पड़ता है, और जितना सर्कुलेशन को जल्दी एड्रेस कर लेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे मल्टी ऑर्गन फेलियर के। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।